स्वागत है आपका एडवेंचर कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया केन्स से। और आज आप देखेंगे मेरा सफ़र हांगकांग से केन्स तक का। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो और एक और नए सीरीज़ में। फ़िलहाल मैं हूँ हांगकांग एयरपोर्ट और आज के इस वीडियो से शुरू होने वाली है हमारी ऑस्ट्रेलिया सीरीज़। अब इस ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ क्वींसलैंड। वहाँ पे जाएंगे हम केन्स को एडवेंचर कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं। वहाँ से हम हमारी ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ की शुरुआत करेंगे और फिर ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया हम ट्रैवल करेंगे। केन्स में 2-3 दिन बिताऊंगा मैं। वहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ का रेन फॉरेस्ट एक्सप्लोर करेंगे। उसके अगले दिन हम जाएंगे मिशन बीच, फिर मिशन बीच के आगे जाएंगे टाउन्सविल के आगे जाएंगे बोवन के आगे जाएंगे एयरली बीच, व्हिटसंडे आइलैंड। सो पूरा एरिया एक्सप्लोर करते हुए हम अपनी ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ को कंक्लूड करेंगे। अब फ़िलहाल मैं हूँ हांगकांग एयरपोर्ट पे। यहाँ से मेरी डायरेक्ट फ़्लाइट है कैथे पैसिफिक की केन्स ऑस्ट्रेलिया के लिए। लगभग 7 से 8 घंटे की फ़्लाइट होने वाली है। हांगकांग एयरपोर्ट पे आपको बिज़ी कर रखने के लिए काफ़ी इंटरेक्टिव चीज़ें हैं। तो अब आ गए हैं इनकी बोर्डिंग पास निकालने वाली मशीन पे। अपनी एयरलाइन सिलेक्ट करते हैं। सेल्फ बैग ड्रॉप 1 2 3 एग्री। स्कैन बोर्डिंग पास। तो बोर्डिंग पास पहले ही मैंने अपने फ़ोन में खोल लिया है। स्कैनर में डालते हैं और ये उल्टा डालना होगा। तो काउंटर पर हमने कोशिश करी ऑटोमेटेड चेक इन से अपना बोर्डिंग पास और बैग टैग निकालने की, पर चूँकि हमारे इंडियन पासपोर्ट में ई पासपोर्ट नहीं है, उस पर चिप नहीं लगी होती, तो ये मशीन्स उसके लिए काम नहीं कर रही हैं। अब इसमें एयरलाइन की तो कोई गलती कहेंगे नहीं, पर तो अब काउंटर पे जा रहे हैं, लाइन में लगते हैं, बोर्डिंग पासेस निकालते हैं, बैग ड्रॉप करते हैं और बताता हूँ वो कैसा रहता है। हाँ जी दोस्तों, तो चेक इन हो गया। चेक इन स्मूथ था। जैसे मैंने आपने शुरू के क्लिप्स में देखा होगा, मैंने कोशिश करी थी ऑटोमेटेड वेंडिंग मशीन से हमारे बोर्डिंग पासेस निकालने की, क्योंकि ऑनलाइन चेक इन प्रोसेस तो हो गया था मेरा, पर जब उस मशीन पे गए तो उसमें एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी कि हमारे जो पासपोर्ट हैं उस पर चिप होना ज़रूरी है। तो जैसा कि आपको पता है कि फ़िलहाल हमारे इंडियन पासपोर्ट्स पे चिप नहीं होती है। मेरे ख्याल से आगे जो पासपोर्ट आएंगे उन पे शायद ई चिप लगने वाली है, बट आई एम नॉट श्योर। तो वहाँ से हमको डायरेक्ट कर दिया गया था यूजुअल काउंटर्स की तरफ। तो वहाँ पे हमने इकोनॉमी क्लास की बैगेज ड्रॉप में क्यू करा। उसमें लगभग हमें आधा घंटे के आसपास लगा। और जो काउंटर पे बंदा जिससे हमारा इंटरेक्शन हुआ, ही वॉज ओके। थोड़ा सा बहुत वार्म तो नहीं था, पर ठीक था। ही वॉज प्रोफेशनल ही। उसने अपना काम ठीक से करा। और उसके बाद हम बैग ड्रॉप करे, सिक्योरिटी क्लियर करा, इमिग्रेशन क्लियर करा और फिलहाल अभी आके बैठ गए हम एयरपोर्ट पे। एक चीज़ जो मैं आप लोगों को शुरू में बताना भूल गया था कि ये जो टिकट मुझे पड़ा है हांगकांग से केन्स ऑस्ट्रेलिया का, वो है 70,000 रुपीज़ का। तो ये एयरलाइंस इकोनॉमी क्लास में भी बिल्कुल भी सस्ती तो नहीं है। और फिलहाल जैसे मैंने बताया था कि दुनिया की 3rd बेस्ट एयरलाइन इसको रैंक करा हुआ है। तो अब एयरक्राफ्ट बोर्ड करूँगा मैं बताऊँगा अंदर का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो आज का जो हमारा एयरक्राफ्ट है वो है A330। तो इसका जो सीट कॉन्फ़िगरेशन रहता है इकोनॉमी क्लास में वो होता है 242। और चूँकि मैं मेरी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे के साथ, तो हमने मिडिल रो की 3 सीट्स बुक करी हैं। तो अब थोड़ी देर में एयरक्राफ्ट बोर्ड करेंगे और फिर आगे का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए हम इंडियंस को वीज़ा तो लगता ही है, पर लकीली ये ई वीज़ा होता है। मैंने पिछले साल ई वीज़ा ले लिया था। ये मेरा सेकंड ट्रिप है ऑस्ट्रेलिया का। पिछले बार मैंने एक्सप्लोर करा था मेलबर्न, सिडनी, टास्मेनिया। तो इस बार मैंने सोचा एक अलग पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया चलता हूँ जो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। तो ये जो मेरी फ़्लाइट है हांगकांग से, ये ओवरनाइट फ़्लाइट है। रात 12:30 बजे यहाँ से है और पौने 10 बजे के आसपास ये पहुँचेगी केन्स। तो जैसा कि आप लोगों को मेरी शक्ल से भी लग रहा होगा, आज मैंने दिन भर काम किया था। शाम को 6 बजे के आसपास हॉस्पिटल से निकला। उसके बाद बस थोड़ा बहुत फ्रेशन अप होकर फिर एयरपोर्ट ही आ गए थे। यहीं पे हम लोगों ने खाना वाना खाया। तो नींद तो आ रही है, पर ओवरनाइट ट्रैवल है और प्लेन्स में बहुत अच्छी नींद कभी भी मुझे आती नहीं है। सीट्स भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती नहीं है, पर देखते हैं जैसी नींद होगी वैसी होगी। फिर पहुँच के केन्स को एक्सप्लोर करा जाएगा। तो ये है कुछ हमारी इकोनॉमी क्लास की सीट। एक पिलो है और एक ये कंबल सा दिया हुआ है। तो अब बैठते हैं।
तो ये है हमारी A330 की स्क्रीन। A350 से थोड़ा साइज़ कम है इसका, और ये बाईफोल्ड ट्रे है। तो जो सीट है वो तो काफ़ी नीट एंड क्लीन है, सही लग रही है। और ये एक स्टैंड है जिसका मुझे पर्पस समझ में नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल से टैबलेट या मोबाइल रखने के लिए कुछ है। और जैसे ही हम लोग बैठे वैसे इन लोगों ने ये मेन्यू भी दिया है, और इसमें डिसेंट ऑप्शन है वैसे। इससे पहले मैंने इकोनॉमी का भी मेन्यू दिखाया था, सॉरी एमिरेट्स का भी मेन्यू दिखाया था, पर इसमें उससे ज़्यादा ऑप्शन है। जैसे मेन कोर्स में भी 3 ऑप्शन है, एक वेजिटेरियन, इंडियन पनीर मखनी का भी ऑप्शन है, उसके अलावा फ़िश और पॉक, एंड टू स्टार्ट विद चिकन। और कुछ फ्रूट्स हैं, आइसक्रीम, रिफ़्रेशमेंट्स, टी, कॉफ़ी। सो काफ़ी अच्छा टच है ये। और ये बेवरेजेस हैं, कुछ वाइन्स, कुछ बियर एंड सम नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स। और सीट की ऐसा बात करूँ तो लेग स्पेस बहुत अच्छा तो नहीं है, बट ठीक है। मेरे ख्याल से 787 में इससे बेटर लेग स्पेस होता है, बट काफ़ी साफ़ सुथरा और टाइडी प्लेन है। और हम लोगों ने वेजिटेरियन मील बुक करा, तो क्रू अभी आया था बताने के लिए, तो वो भी काफ़ी कर्टियस था। तो फर्स्ट इंप्रेशंस अभी तक तो काफ़ी ठीक लग रहे हैं। अब देखते हैं आगे का सफ़र कैसा रहता है। मेरे हिसाब से फ़्लाइट का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहता है, ये केबिन क्रू पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और अभी तो हमारा प्लेन टेक ऑफ भी नहीं हुआ है, बस रनवे की तरफ जा रहा है, और ऑलरेडी केबिन क्रू 2 से 3 बार आ चुकी है। और अभी जस्ट मेरा बच्चा मूवी देख रहा था, तो उसको भी किड्स हेडफोन ऑफ़र करने के लिए खुद से आए थे विद अ वार्म स्माइल। तो ये सब चीज़ें डिफरेंस क्रिएट करती हैं ओवरऑल एक्सपीरियंस में अपने ट्रैवल के। और ये है हमारा आज का इंफोटेनमेंट सिस्टम। तो देखा जाए इस पर क्या क्या है। वॉच पे जाएँ तो कहते हैं कि एक्चुअली मूवीज़ का सिलेक्शन काफ़ी डिसेंट होता है। डिज़नी की भी चॉइसेस हैं काफ़ी, तो इसमें देखते हैं क्या है। अभी क्रिसमस का भी काफ़ी कुछ आया हुआ है। ओके, ये सारी क्रिसमस हिट्स आ रही हैं फ़िलहाल तो डिज़नी में। मूवीज़ पे चलते हैं फिर से पीछे। तो ऑल तो स्लो है पर रिस्पॉन्सिव तो है। सिलेक्शन तो काफ़ी ठीक है, और इससे पहले भी मैंने 2-3 बार ट्रैवल करा है। कहते हैं इनफैक्ट 2-3 बार नहीं, काफ़ी बार ट्रैवल करा है। तो ऑप्शंस तो काफ़ी रहते हैं, टाइम पास तो आराम से हो जाता है। पर हाँ, रात भर का सामान मिलना तो मुश्किल है सिर्फ इस एंटरटेनमेंट से। तो कुछ अपना डाउनलोड करके आना हमेशा बेटर ही रहता है। ओके, तो अभी ये लोग जस्ट डिनर दे के गए हमें। कुछ सैलड है, इसमें गुलाब जामुन है, रायता है, थोड़ा अचार है। ये रोटियां सी हैं, रोटी तो कम, छोटे छोटे से कुलचे ज़्यादा लग रहे हैं, पर गर्म है। आई थिंक जस्ट माइक्रोवेव्ड है। और अब देखते हैं कि सब्ज़ी में क्या दिया है। हम लोगों ने प्री बुक करी थी ये मील वेजिटेरियन, क्योंकि बहुत बार इंटरनेशनल रूट्स पे थोड़ा सा वेजिटेरियन की दिक्कत रहती है। देखने में तो काफ़ी कलरलेस सा लग रहा है। तो ये कुछ आलू गोभी दी है, चावल और दाल। दिखने में तो अच्छा नहीं लग रहा है, अब खा के देखते हैं कैसा रहता है। तो कल रात के डिनर के बाद तो सो गए थे। अभी जस्ट केबिन क्रू ने लाइट्स ऑन करी, और अभी एक ब्रेकफास्ट में एक रोल दिया है और कॉफ़ी आई है ब्रेकफास्ट में। दोस्तों, तो बस अभी निकले एयरपोर्ट से हम लोग, और कुछ बेसिक मेडिसिन थे मेरे पास, जैसे पैरास्टामॉल, डाइक्लोफेनाक, यूजुअल जो पेन किलर पर्सनल यूज़ के लिए रहती हैं। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं फॉर्म में। ऑस्ट्रेलिया में बायोसिक्योरिटी काफ़ी सीरियसली लेते हैं ये लोग। और जब हम लोग प्लेन में भी बैठे थे तो भी एक वीडियो प्ले कर रहे थे कि अगर आपके पास कुछ खाने पीने का हो या कुछ मेडिसिन हो तो उसे डिक्लेयर कर देना है। तो मैंने भी डिक्लेयर कर दिया। इससे पहले जो मैंने वीडियोस देखे थे उसमें बताया था कि ये अगर छोटी मोटी चीज़ें रहती हैं तो लोग ऐसे ही जाने देते हैं, कुछ ज़्यादा चेक नहीं होता है। पर अब हमारा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अलग रहा। एक अलग क्यू में लगा दिया था, और उसके बाद सारे बैग्स के साथ लाइनअप करा, और जो उनके ट्रेन डॉग्स रहते हैं वो आए थे स्निफ़ करने के लिए। वो कुत्ता थोड़ा डरावना सा था, पर लकीली कुछ और उसने स्निफ़ करा नहीं। तो आप लोग भी अगर आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा, कुछ खाने पीने की चीज़ें न लाएं, दवाएं न लाएं,
वैसे अगर आपने डिक्लेयर करा हुआ है तो ये लोग कुछ भी फ़ाइन नहीं करते हैं। अगर परमिटेबल आइटम्स हैं तो उसको ले जाने देते हैं, अगर नहीं ले जा सकते हैं तो उसके लिए मना कर देते हैं। मैंने तो ये चीज़ तो भी निकलती है आप लोगों को बताऊँ तो फ़िलहाल जो हमने कार रेंटल से कार बुक कराई है उसके शटल बस को बुलाया है, उसका वेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद अपनी कार लेंगे और फिर होटल की ओर बढ़ेंगे। और फिर फ़्लाइट कैसी रही और क्या क्या हुआ ये बाकी की चीज़ें मैं आगे बताता हूँ। तो एयरपोर्ट से कार पिकअप कर ली थी हम लोगों ने और फिर दिन में आकर तो बस होटल में आराम करा। अब शाम को निकल रहे हैं थोड़ा बाहर, देखा जाए आसपास का माहौल कैसा है। तो कार तो हम लोगों ने एयरपोर्ट से पिकअप कर ली थी, बार्गेन कार रेंटल से ये कार ली है मैंने। और फिर उसके बाद थक गए थे तो अपना घर आ गए आराम से, घर नहीं सॉरी होटल आ गए अपना आराम से। फिर दिन में रेस्ट करा, शाम को थोड़ा सा कुछ बेसिक ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए गए थे, वो भी कुछ खास दिखाने के लिए था नहीं। पर यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया में रेट क्या रहते हैं चीज़ों के, ये आप लोगों से तो मैं शेयर करूँगा पक्का। और अब फ़िलहाल देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा रहता है, क्योंकि आते वक्त काफ़ी पास ही था मेरा होटल एयरपोर्ट के, तो बहुत ज़्यादा ड्राइव करने की ज़रूरत पड़ी नहीं थी। फ़िलहाल अब निकल रहे हैं हम लोग। एस्पेलांडे एक जगह है बीच साइड, वैसे मैं एक्सपेक्ट कर तो नहीं रहा हूँ कि रात में कुछ बहुत ज़्यादा दिखेगा। देखते हैं, अगर कुछ व्यूज़ अच्छे रहते हैं तो दिखाते हैं, नहीं तो कहीं और चल देंगे। पर जैसा सब लोग ऐसा कहते हैं कि इंडिया में ड्राइव कर लिया तो हर कहीं ड्राइव कर लिया, मुझे तो ये चीज़ ठीक नहीं लगती है। क्योंकि जब रूल्स फॉलो करने का प्रेशर रहता है आप पे तो भी काफ़ी स्ट्रेस में आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे काफ़ी रूल्स हैं, राइट वाले को पहले स्पेस देनी है, जहाँ डॉटेड लाइन है वहीं से आपको लेन चेंज करना है, और काफ़ी सारे रूल्स हैं। और अगर आपने कुछ गलती करी तो चालान भी काफ़ी ज़्यादा होता है। स्ट्रिक्टली आपको स्पीड लिमिट्स फॉलो करनी है। तो इन सब चीज़ों का भी अपना ही एक स्ट्रेस होता है मेरे ख्याल से। तो ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में ड्राइविंग इजी है आसान है, या फिर यहाँ पे ड्राइविंग इजी है आसान है। हाँ, रोड्स यहाँ पे खाली हैं, पर ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। पर एक चीज़ कहूँगा मैं आप लोगों से कि ये शहर एकदम खाली पड़ा हुआ है। अभी रोड्स भी आप लोग देखिए, बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कोई भी नहीं है रोड पे। बस 2-4 कार्स कुछ बीच में क्रॉस कर रही हैं और बाकी तो बस हम ही लोग चले जा रहे हैं, जबकि अभी शहर के ऑलमोस्ट सेंटर पे ही हैं हम लोग। तो पहुँच गए थे हम लोग एस्पेलांडे। अब बस इवनिंग वॉक ले रहे हैं एक। यहाँ पे मौसम काफ़ी ठीक लग रहा है। दिन में जब निकले थे तब तो बहुत ज़्यादा धूप थी, यहाँ पे काफ़ी प्लेजेंट है। तो माहौल काफ़ी अच्छा है इस एरिया का। किड्स पार्क है, बारबेक्यू चल रहा है, बगल में सी साइड है, हल्की सी ब्रीज़ आ रही है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए दोस्तों, तो आज के वीडियो को रखते हैं यहीं तक। जब आप लोगों से आखिरी बार मैंने बात करी थी कार में और उस एस्पेनाड के आसपास, उसके बाद हम लोग एक इंडियन रेस्टोरेंट गए, वहाँ पे डिनर करा, बस उसके बाद फिर होटल आ गए हैं अब, और अब सोने की तैयारी है। कल ओवरनाइट फ़्लाइट थी तो सभी लोग काफ़ी थके हुए हैं, तो अब बस सोएंगे। और फिर कल हम लोग एक्सप्लोर करेंगे द ग्रेट बैरियर रीफ। तो कल का वीडियो डेफिनेटली चेक करिएगा। मेरे ख्याल से 3 से 4 दिन में अपलोड कर दूँगा मैं वीडियो। तो तब, और जब तक अगला वीडियो आता है तब तक ख्याल रखिए अपना।